नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम पर। और दोस्तों लगातार जैसे कि सभी की नज़रें इन दिनों केंद्र के पॉलिटिक्स पे है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे है और झारखंड के पॉलिटिक्स पे है, क्योंकि लगातार चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपने फुल प्रूफ प्लान के साथ रेडी हैं? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हरियाणा में हुए, जीती हुई बाजी एक तरीके से कहिए हाथ से निकल गई। अब उसके पीछे कारण जो भी अब गिनाए जा रहे हो, वजह चाहे जो भी गिनाई जा रही हो, पर रिजल्ट जो था वो अब सबके सामने है। तो ऐसे में क्या अब सबसे बड़ी यूपी के बाद अगर बात करें, महाराष्ट्र है, झारखंड है, 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में है और झारखंड में भी जो है देखा जा रहा है कि लगातार वहां पर भी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कई सारे नेता इधर से उधर हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी से निपटने के लिए या यूं कहिए कि महायुति या एनडीए गठबंधन से निपटने के लिए क्या इंडिया गठबंधन तैयार है? तैयार है तो उसका मास्टर प्लान क्या है? जो सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं आजकल कांग्रेस की, अलग अलग जो प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता उनके साथ में जो बैठकें हो रही हैं, क्या कुछ उन सबसे निकल के आ रही है खबर? और क्या मायने या अटकलें या कहिए क्या एनालिसिस उससे बन रहा है कि आगे क्या कुछ हो सकता है? उन सब पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ बड़ी खबरें जो आज निकल करके आई, जो कि साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र के भी जो नेशनल मीडिया थी उन तक भी ये बात पहुंची। कई सारी ऐसी खबरें थी चुनाव से संबंधित, उन सब पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जो है पैनल में हमारे साथ एक एक करके जुड़ते चले जाएंगे, हम उनसे भी आज सवाल करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुधांशु कुमार जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो संजीव चंदन जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ इकबाल ममदानी जी हैं, जो कि कई सारे नेशनल चैनल्स में पत्रकारिता कर चुके हैं और बड़ी बड़ी खबरें जो है वो कई बार ब्रेक कर चुके हैं, कई सारी खबरें। तो आज हमारे साथ ये मेहमान मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं, राजपुरोहित, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं हम उनको बता दें कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि क्या राहुल गांधी के पास कोई मास्टर प्लान है और वो मास्टर प्लान क्या हो सकता है। जो रैलियां हुई थी उन पर भी हम थोड़ा विश्लेषण जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, लगातार ये बात हो रही है कि जब राहुल गांधी महाराष्ट्र आए थे या अभी जब यहां से भी जब कई सारे नेता लगातार राहुल गांधी से संपर्क साधे हुए हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बीच कांग्रेस जो है हरियाणा से सबक लेते हुए काफी कुछ तैयारी कर रही है, मास्टर प्लान जो है वो बना रही है। अब ऐसे में हालांकि बात लगातार ये हो रही है कि कई सारे जो वोट हैं, वोटों की राजनीति है, चाहे वो कास्ट हो चाहे किसी समुदाय को साधना हो, उसको लेकर के ग्राउंड लेवल पे तैयारियां जो है वो महाराष्ट्र में और अलग अलग जगहों पे झारखंड में भी शुरू हो गई हैं। क्या लगता है आपको? संजीव जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र से सबक लेते हुए राहुल गांधी अब किन चीजों पर फोकस कर सकते हैं या किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी कर सकते हैं? देखिए मनीष जी, हरियाणा से सबक यदि लेने वाली बात है, हरियाणा ने कई सारी चीजें वहां से डेराइव हुई और पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है, जिसके कारण चुनाव के पहले तक ये अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी का महायुति में जब वो बैठ के होंगी सीट शेयरिंग को लेकर के, तो उनका अपना हाथ डाउन रहेगा। लेकिन वहाँ चूंकि हाथ उनका अप हुआ तो मुश्किलें वहाँ भी अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि उन्होंने कुछ सीटों पर अपने 90 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार अनाउंस भी कर दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर के माना जा रहा था कि कांग्रेस यदि परफॉर्मेंस तो वोट वाइज ठीक ही ठाक था, लेकिन सीटों के हिसाब से तो वहाँ भी सीटों की परिस्थितियां चूंकि उलझ गई, तो अभी तक सीट शेयरिंग की बैठकें चल ही रही है। और अभी लेटेस्ट थोराट साहब लौट के आए हैं दिल्ली से। उसके बाद हालांकि जो 3 बजे की बैठक की खबर ये थी कि खुद नाना पटोले साहब उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। लेकिन ये बैठक जारी है और ये होता भी है चुनावों में के दौरान। जब कई मल्टी पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन बनाती हैं तो ये सब अपने अपने हितों को लेकर के आखिरी दौर तक ये चीजें चलते रहती हैं। लेकिन जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना अच्छा हो जाए। दिल्ली का क्या संदेश है वो
और भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा यदि ये सॉल्व हो जाए कल तक, एकदम कल तक सॉल्व हो जाना चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो। संजय जी, एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। हमने देखा आज वायनाड से जो खबर आई प्रियंका गांधी को लेकर के लगातार, और राहुल गांधी के नाम से काफी ज्यादा हमने देखा कि भी बातचीत हो रही है, उनको आगे कर रहे हैं अब, और एक कोशिश की जा रही है कि जो महिला हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये भी लग सकता है जो आज वायनाड वाली खबर आई। देखिए, वायनाड को लेकर के अब से ज्यादा मैं अभी महाराष्ट्र पे बात करना पसंद करूंगा कि वायनाड के अभी की शुरुआती दौर में मुझसे टिप्पणी लीजिएगा तो वो ठीक नहीं होगा। हालांकि प्रियंका को सीट तय था, वो सब सारी चीजें उसमें कोई ये है नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी के जरिए कोई महिला को मैसेज चला जाएगा, एक वाक्य में मैं टिप्पणी दे ही देता हूँ, फिर भी आपने कहा तो प्रियंका गांधी के जरिए कोई महिला को मैसेज चला जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में भी वो महिलाओं को मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, लेकिन वो मैसेज होगा ना जब स्ट्रक्चर में महिलाएं दिखेंगी, या महिला अपने स्ट्रक्चर के भीतर प्रियंका गांधी अपनी महिलाओं के साथ, महिला नेताओं के साथ खड़ी दिखाई देंगी। तो इसलिए उसको अभी उस पर और आगे बात करते हैं, सेकंड स्पेल में करेंगे, अभी थोड़ी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि यदि ये जितनी जल्दी हरियाणा से सबक लेते हुए लिंगर ऑन ना हो और ये हो जाए तो बेहतर है। ये सच है कि विदर्भ में कांग्रेस का गढ़, मजबूत गढ़ है, और पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़ पे वापसी हुई है। 14-19 में तो बहुत पुराना गढ़ रहा है ये, और एक तरह से 14-19 में वहाँ भाजपा ने उनको रिप्लेस किया था, तो फिर से वापसी हुई। तो इस लिहाज से जाहिर है कि कांग्रेस चाहेगी कि वहां बनी रहे, लेकिन अभी अब वक्त आ गया है कि थोड़ा छोड़ा जाए, थोड़ा शिवसेना छोड़े, थोड़ा अपने इलाके में, और थोड़ा शिवसेना के लिए छोड़ करके चीजें कर लेना चाहिए। देखिए, जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो महाराष्ट्र में थोड़ा डिफरेंट थी। मैंने नेशनल हेराल्ड के लिए लिखा था, दूसरी जगहों की तुलना में, दूसरी जगहों में उन्हें मंदिर मंदिर घुमाया जा रहा था, महाराष्ट्र में उन्हें अन्नाभाऊ साठे के उस पे ले जाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज। तो महाराष्ट्र की तासीर कुछ अलग है। उस यात्रा के संदेश, उस यात्रा की प्लान, इवन महाराष्ट्र का जो उनका जो स्वागत हो रहा था, सिविल सोसाइटी ने जिस तरह से स्वागत किया था, उनके पूरे यात्रा के दौरान अलग अलग समूहों ने, अलग अलग इंटरेस्ट में काम करने वाले, तो विषयों पे काम कर, अलग अलग इंटरेस्ट नहीं, अलग अलग विषयों पे काम करने वाले सिविल सोसाइटी के जो लोग थे। अभी योगेंद्र यादव भी वहाँ काफी सक्रिय, जब से 2 मीटिंगों का प्रसंग है, कल अकोला में उनपे मारपीट का मामला आया, या पुणे में उनके जाने का प्रसंग था। तो सिविल सोसाइटी भी कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनाने की स्थिति में है और उसका खड़ा। ऐसे में जो राहुल गांधी, मुझे लगता है कि वहां के तासीर को देखते हुए, सोशल फैब्रिक को देखते हुए, और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव भी किया होगा। उनके ही एक नेता ने मुझे बताया कि यहाँ जो यात्रा हो रही है वो कर्नाटक से डिफरेंट है, वो इवन तमिलनाडु से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ हमें महाराष्ट्र में जगह जगह जहाँ भी ले जाया जा रहा है वो पुरोगामी नेताओं के, पुराने जो महापुरुषों पे, और जिन्होंने सामाजिक बदलाव के काम किए। तो वहां से तो मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस इन सब यात्रा से भी सीखते हुए सिविल सोसाइटी के बेहतर प्रभाव के साथ बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में है। लेकिन एक बड़ा लेकिन ये है कि दोनों तरफ का जो वोट शेयर है वो लगभग बराबर है। तो हरियाणा से सबक लेते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सारी चीजों में और मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, बहुत मार्जिन से सीटों में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी किसी भी पक्ष में। हालांकि एज अभी महाविकास अघाड़ी का ज्यादा है के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। सुधांशु जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। अभी संजीव जी से बात हो रही थी, और लगातार हम, क्योंकि एक चुनाव बीता है और दूसरा चुनाव जो है, दो राज्यों के चुनाव बीते और 2 राज्यों के चुनाव अब होने वाले हैं, और ऐसे में लगातार जो गलतियां हुई उस पर भी बात होंगी और क्या सुधार हो सकता है उस पर भी बात होगी। राहुल गांधी जब आए थे यहाँ महाराष्ट्र में लोगों से मिलने, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से, हालांकि उन्होंने सबके लिए ही मैसेज दिया कि अब ओवर कॉन्फिडेंस से बात नहीं चलेगी, अब थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हमें मिलेंगी रिपोर्ट्स, उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा।
तो ये जो एक मैसेज था, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भी समझ चुके हैं कि आखिर किन वजहों से जो है वो हरियाणा में जो कुछ हुआ उसे ना दोहराया जाए और उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। और इसीलिए ये जो 2-3 मीटिंग हुई है बैक टू बैक लगातार, इन्हीं वजहों से हो रही हैं। और इस बार वो खुद किसी की नहीं सुन रहे, खुद ही सारे डिसीजन जो है इस बार लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। रामजू जी। नहीं है, ये लेना भी चाहिए ना। आप एक चीज बताइए, कांग्रेस में राहुल गांधी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा और कौन नेता है जो मेहनत करते हुए दिखते हैं? जो भी आज पूरी पार्टी अगर किसी सूरत में एक तरह से आई है और एक मोमेंटम खराब भी हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद, तो केवल राहुल गांधी की वजह से हुआ था। नहीं तो कांग्रेस का वर्क कल्चर तो सबको समझ में आ ही रहा है। और अगर वर्क कल्चर अच्छा होता तो हरियाणा जैसा चुनाव कैसे हार जाता? अगर जिसने भी हरियाणा के चुनाव को एनालाइज किया, मैंने पूरा एक एक सीट निकाल कर देखा है। हरियाणा की जनता ने बीजेपी को हराया है उस चुनाव में। मुश्किल ये है कि कांग्रेस का मैनेजमेंट इतना पुअर था कि वो चुनाव हार गई। आप निकाल कर देखो, 17 सीटें ऐसी है जहां पर बसपा INLD अलायंस कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे आ गया है या तीसरे नंबर पे, और नहीं तो निर्दलीय आ गए हैं, और उसमें से ज्यादातर कांग्रेस के रिबेल। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को ये बात समझ में आई है। और वहां पर जो हम लोग के पास जितनी सूचना है कि वहां के दोनों छत्रप, हरियाणा के दोनों छत्रपों ने चुनाव हरवा दिया। एक और उसमें एक का ओवर कॉन्फिडेंस था और दूसरे को मतलब नहीं समझने और बेइज्जत करने की जो मतलब एक मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, अखिलेश कर रहे थे, और यहाँ पर भी कुछ लोग कर रहे थे। तो ये जो स्वभाव और प्रवृत्ति है, जब आप मतलब ये इतनी बड़ी पार्टी जिसकी जो 1885 से चली आ रही दावा है कि 100 साल से ज्यादा जिस पार्टी की आई होगी, उसमें इतना जल्दी कैसे उथलापन आ जाता है, ये तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। देखिए अभी एक चीज है कि जो हरियाणा में स्थिति थी, अभी आज से हरियाणा के रिजल्ट से पहले लगभग महाराष्ट्र की भी लोग यही स्थिति मानकर चल रहे थे कि वहां पर भी अलायंस जो है महाविकास अघाड़ी वाला वो चुनाव जीत जाए। लेकिन ये लगातार 3 ऐसे चुनाव गए जहां पर सारे अनुमान फेल हुए। खास करके मैं राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा। तो अब तो अलर्ट होने की जरूरत है, और राहुल गांधी शायद वो चीज समझ गए हैं कि भैया इन छत्रपों के भरोसे ही सारा चीज चलेगा। और यहाँ पर भी जो महाराष्ट्र में संकट है, उसकी एक वजह बताई जा रही है कि नाना पटोले जो है वो अड़े हुए हैं। जो सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उनका विदर्भ उनका क्षेत्र है, और वो मतलब किसान नेता माने जाते हैं, सबको पता है। और इसी वजह से उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो उनकी वजह से ही कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये सूचना मिली है कि अभी उनको थोड़ा सारे सीट शेयरिंग वाले मामले से पीछे ले गई है कांग्रेस, और बाला साहब थोराट जो है उनको आगे किया गया। और बाला साहब थोराट जो है अभी शरद पवार जी से आज मिले हैं, और फिर अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है। राहुल गांधी अलर्ट है। अगर वो इस अलर्टनेस के साथ, और देखिए ये भारत में एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कह देना कि डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल संगठनों में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसमें कोई ना कोई एक कोर लीडर है जिसके इर्द गिर्द पार्टी घूमती है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, सपा हो, बसपा हो, आप देखोगे सारी चीजों के बावजूद, संगठन के सारे स्वरूप के बावजूद भी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही पार्टी घूमती है। और वही मुझे लगता है भारतीय जो जनमानस है उसी चीज को समझता भी। अगर एग्रेसिव लीडर नहीं होगा, कोई बहुत मजबूत लीडर केंद्र में नहीं बैठा होता, तो ये छत्रप हमेशा परेशानी खड़ा करता। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि उनको एक सर्वसम्मति से राहुल गांधी को अपना नेता मानकर, आलाकमान मानकर, और उनके हिसाब किताब से चीजों को चलाएंगे पार्टी में, तभी जाकर ये रास्ता निकलेगा। और वो काम जरूरी है, राहुल गांधी उसमें एक्टिवली कर रहे हैं। मैंने जो शुरुआत कहा था कि भाई एक वही लीडर है। आप देखिए ना, जहां जहां कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक वही व्यक्ति है जो सबसे आगे जाके लड़ रहा है। और जिनके बारे में आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कहा जाता था कि भाई सीजनल पॉलिटिशियन है, मतलब जब कभी मन होएगा तो राजनीति कर, लेकिन वो व्यक्ति आज के दिन 24/7 जो है एक्टिविज्म में लगा हुआ है, राजनीति कर रहा है। तो अगर देखिए, और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं यहाँ पर रखूं, अगर कांग्रेस और विकास अघाड़ी महाराष्ट्र का भी चुनाव हार गई, तो आपको मैं बता रहा हूं, जो 2024 में भारत की स्थिति थी, कब जनवरी में, दिसंबर में, 2023 नवंबर दिसंबर में जो स्थिति थी, एकदम
जो प्रतिपक्ष का मामला था, विपक्ष का मामला था, एकदम शून्य था। और वो शक्तियां जो इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ने वाली जो शक्तियां थी, उनमें जो निराशा का भाव भर गया था कि भाई जब ये लोग दावा कर रहे हैं 400 तो 300 तो ले ही आएंगे और फिर उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। तो महाराष्ट्र के हारने के बाद वो चीजें दोबारा उभरेंगी। और एक चीज और आपको बताऊं, आप इन दिनों हरियाणा के रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया उठाकर देखिए, जो नैरेटिव्स को बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, वो सारे नैरेटिव्स, दंगे होने शुरू हो गए हैं, दंगों के इंटरप्रिटेशंस होने शुरू हो गए हैं। हत्यारा जो एक मतलब मुस्लिम नेता की हत्या कर देता है, तो उसको पूरे नैरेटिव्स, उस हत्यारे को हीरो बनाने की प्रक्रिया जो वो भी चल रही है इस देश के अंदर। तो ये अभी 2024 वाले लोकसभा रिजल्ट के बाद थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन हरियाणा के रिजल्ट के आते ही दोबारा जो है उस तरह के लोगों को भी हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। लोग भूल जाते हैं कि वो जिस बिश्नोई की चर्चा केवल इसलिए लोगों ने उसको तुरंत हिंदू मुसलमान का जो है या जो एंगल देना शुरू कर दिया, वो लोग भूल जाते हैं कि इसके पहले उसने जिन 2 व्यक्तियों की हत्या करी थी रिनॉन्ड लोगों की, और कितनी करता है, क्या करता है, वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। लेकिन जो करनी सेना के अध्यक्ष को मारा था वो तो कोई मुसलमान नहीं था, और जो पंजाबी सिंगर को मारा था वो भी मुसलमान नहीं था। लेकिन इस देश में याददाश्त इतनी कमजोर है लोगों की, तुरंत अपने हिसाब से नैरेटिव करते हैं। तो नैरेटिव के मामले में देश को भी बड़े पैमाने पर, खास करके जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, जो देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनको भी बड़ा धक्का लगने वाला। मुझे लगता है इन्हीं सब बातों जो संजीव जी कह रहे थे कि योगेंद्र जी वहां पर गए हुए हैं, तो शायद उसी दिशा में वो काम कर रहे होंगे, उसी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने सुधांशु जी की लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला बहुत ही ज़्यादा इस समय जो है वो डामाडोल सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि इकबाल जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ 1.5-2 हफ्तों से जिस तरीके से माहौल बना हुआ है मुंबई का, उस पर भी इकबाल जी से हम चाहेंगे एक बार की उनसे बात हो। इकबाल जी, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जो इंसिडेंट हुआ बांद्रा में भी लॉ एंड ऑर्डर की भी बात हो रही थी, तो उस पर भी एक चर्चा करना बनता ही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है वो अपोजिशन भी ये बात उठा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, कि एक एमएलए और एक विधायक को इस तरीके से सरेआम जो है गोली मार दी जाती है, उसको लेकर के भी बातचीत जो है वो चल रही है। तो ये जो पूरा मामला घटा है, जिस तरीके से अभी सुधांशु जी भी बात कर रहे थे कि कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर इस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो होना नहीं चाहिए जो है एक लोकतांत्रिक देश में। तो अभी जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, मुंबई की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, और एक क्योंकि 288 सीटें कम नहीं होती, और महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है कि कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है सरकार बनाने का, वो महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। यूपी के बाद सबसे बड़ा लोकसभा सीट की बात कर लें, विधानसभा सीट की बात कर लें, सब कुछ यही है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इकबाल जी? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज जो सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के चर्चा हो रही थी, उसके अंदर जो मीटिंग थी, लगभग ये माना जा रहा है कि 260 सीटों पर तो समझौता हो चुका है। 28 सीटें ऐसी है जिसमें विदर्भ और मुंबई की कुछ खास करके सीट्स है, जिसकी 28 सीटों पर उनकी बातचीत चालू है। 260 के ऊपर लगभग समझौता हो चुका है कि कहाँ जो रेशियो दिखाया जा रहा है वो सेना का 22%, 16% कांग्रेस और 10% जो है एनसीपी शरद पवार। यानी कि लगभग इन सारी चीजों पर बैठक हुई और उस पे आज क्योंकि नामांकन भरना शुरू हो चुका था और ये सारी चीजों को लेकर के सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उन्हें जल्द से जल्द उन्हें चीजों को लेकर के देना था। जैसे आज बाला साहब थोराट को भेजा गया, जैसे संजीव जी ने, सभी लोगों ने कहा कि नाना पटोले। देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है अब के आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरीके से कांग्रेस की आपसी राजनीति है, उस आपसी राजनीति पे कंट्रोल करना। क्योंकि हरियाणा के अंदर ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के आपसी विवाद के चलते ही हरियाणा उन्होंने खोया है, लेकिन हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, मुंबई जो है वो काफी बड़ी जगह है और यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि उद्धव, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, ये दो ऐसे बड़े नेता है जो आसान नहीं होगा बीजेपी को या उनके चाणक्यों को आसानी से इस तरीके के हरियाणा की तरह जीत को हासिल कर सके। दूसरा, अगर हम बात करें मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर आप देखिए 12 अक्टूबर जो कि बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसके बाद दूसरी हम तारीख पे आए 18 अक्टूबर जो कि गौरी लंकेश जो कि नामी गिरामी पत्रकार रही है, उसके हत्या के बाद में जिस तरीके से श्रीकांत फिर एक बार एक्टिव हुए और उन्होंने एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करने की बात की, उनकी पार्टी को, उसमें काफी चर्चा हुई, लेकिन काफी आवाजें उठने के बाद में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पीछे हटे। इस बार अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर इससे
का, दोनों शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई है। और इस वर्चस्व के अंदर अब ये है कि कौन सी पार्टी आगे जो है वो टिकेगी, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे अगर कामयाब नहीं होते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, और उद्धव बाला साहब ठाकरे अगर इसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। तो एक तरफ वर्चस्व की लड़ाई ये भी है, दूसरी तरफ शरद पवार एनसीपी जो है वो पहले ही मान चुकी है कि वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला के अंदर वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं रहेगी, वो आगे आकर के सत्ता में जरूर रहेगी। तो उन्होंने ये चीजें साफ कर दी है। तो यहाँ बीजेपी के सामने जो लड़ाई है वो इसमें कोई इनकार नहीं है कि जिस तरीके से आरएसएस का कैडर लगातार जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीट आए, क्योंकि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि आने वाले दिनों के अंदर एकनाथ शिंदे जो है दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरे के पद के दावेदार रहे और वो चेहरा फिर एक बार महाराष्ट्र की जनता को देखना पड़े। भले ही ये अलायंस के अंदर है, लेकिन बीजेपी खुद चाह रही है कि एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार जो है उनको किसी तरीके से बहुत नीची लेवल पे लेकर के आकर के ये मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का ही रहे। तो अलग अलग रणनीति है, जिसके अंदर कांग्रेस की सबसे अहम भूमिका ये होगी कि कांग्रेस को ये चाहिए कि जैसे अगर पिछले दिनों के अंदर हम बात करें 2019 और 2024 में, कि जहां सीटें उनके पास एक थी, इस बार 13 सीटें आई है। शिवसेना यूबीटी को 9 मिली है। तो इस तरीके से जो संख्या है वो काफी बड़ी है। विदर्भ, मराठवाड़ा, इस जगह पर राहुल गांधी की मेहनत के बाद में काफी बड़ा एक तरीके से योगदान रहा है, और फिर एक बार जमीनी हकीकत को राहुल गांधी ने पकड़ा है, लोग एक बार जुड़े हैं। अगर इसी तरीके से बहुत अच्छी रणनीति अगर बनाई जाती है, और दिल्ली अगर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अगर बीजेपी और एकनाथ की जो शिवसेना है उसको अगर तोड़ना है, तो कांग्रेस को खुद ये एक रणनीति तय करनी चाहिए कि प्रबल दावेदार जो है मुख्यमंत्री का उद्धव ठाकरे को अभी से वो घोषित कर दे। क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगर हम छवि की बात करें, चाहे वो कोरोना काल की से लेकर के अब तक, चाहे वो किसी भी समाज के लोगों ने उद्धव ठाकरे को बड़ा पसंद किया है। और खास करके अगर मराठी की बात करें तो मराठी अस्मिता ये मान रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ में धोखा हुआ है, लेकिन उनका सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर वो बीजेपी से अलग हुए तो उनके हाथ से सत्ता भी गई, उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद भी गया। अगर ये विश्वास हो जाए उनको कि फिर एक बार मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फर्क खास करके इस इलेक्शन के अंदर महाविकास आघाड़ी को होगा, और बहुत बड़ी जीत की जो दावेदारी अब तक ये जो मान रहे हैं उससे ज्यादा मुझे लगता है, उम्मीदों से ज्यादा इनको सीट मिलेगी। तो खुद जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में किया था कि नीतीश कुमार को बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार खड़ा किया था, इसी तरीके से अगर राहुल गांधी और कांग्रेस अभी से अगर ये दावेदार डिक्लेयर कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो एकनाथ शिवसेना शिंदे की जो पार्टी है उसको एक बड़ा धक्का इस महाराष्ट्र में पहुंच सकता है, क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और यहाँ कांग्रेस का एक जो कैडर है वोटर्स का, वो कहीं जाने वाला नहीं। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के अगर जीत को हासिल करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी से ही एक बेहतरीन रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें खास करके, तो 60 to 65% मराठी वोटर्स है, 12 से 15% मुस्लिम वोटर्स है, और 12 से 15% उत्तर भारतीय वोटर्स है। तो मुस्लिम और मराठी वोटर्स भी अगर एक बड़ी संख्या के अंदर मिल जाते हैं 75-80%, तो एक तरफा जो है वो जीत के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, जिस तरह से हालात हुए, और अभी जिस तरह ग्राउंड के अंदर चीजें तैयार की जा रही है, तो उन सभी चीजों को लेकर कोई भी तैयार नहीं है आने वाले दिनों के अंदर खास करके मुंबई में या महाराष्ट्र के अंदर दंगों की जैसी स्थिति को पैदा करने के लिए। और जिस तरह से सरकार ने इलेक्शन डिले कराया है और योजनाएं सामने रखी है, तो सरकार के पास जो आने वाले वक्त में है, वो जो खजाना है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो सरकार जो भी आएगी उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर ये स्कीम को फेल करना है, तो इनको अभी से ही एक रणनीति तय करनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों के अंदर इनका मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, अगर वो उद्धव ठाकरे को रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आप देखोगे तो नाना पटोले अभी से अपनी लॉबी तैयार कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान अपनी एक लॉबी तैयार कर रहे हैं। तो इन सभी लॉबी के अंदर आपसी नुकसान बहुत बड़ा होगा। अगर कांग्रेस पहले से ही इन सारी चीजों को लेकर के अगर मुख्यमंत्री का दावेदार सामने से ही घोषित करती है बड़े भाई की तरह, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जीत महायुति को मिल सकती है, माफ करिएगा, विकास आघाड़ी को मिल सकती है। जी जी, हमारे साथ राकेश जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। राकेश जी, लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं
क्योंकि सामने जो है वो बीजेपी है और हमने देखा कि जिस तरीके से तमाम चीजें चलती हैं चुनाव के दौरान, एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने देखा कि कई बार अंतरकलह जो है वो भी कारण बना है। इस बार जो तमाम फैक्टर सामने आ रहे हैं हार की, उसमें से एक कांग्रेस के भीतर का भी एक अंतरकलह सामने जो है वो आ रहा है। तो कैसे इस बार, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं झारखंड में भी चुनाव है, और क्योंकि बीजेपी नेशनल पार्टी है और कांग्रेस उसके सामने एक नेशनल पार्टी खड़ी है, तो दोनों नेशनल पार्टियां जो है वो आमने सामने दोनों राज्यों में है। तो किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है, कुछ अगर उस पर बता पाए राकेश जी। देखिए, कांग्रेस के भीतर जो अभी सभी महानुभावों ने बात बताई कि कोई कहीं ना जी राकेश जी से कनेक्शन कट गया लग रहा है, वो जुड़ेंगे तब तक उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेते हैं। तब तक संजीव जी के पास एक बार चलते हैं। संजीव जी, ये जो तमाम हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो तमाम चुनाव हैं उसमें लड़ाई तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है आमने सामने, पर इस बार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव भी हमने देखा कि वो आए थे महाराष्ट्र, और जिस तरीके से अभी उनकी तैयारी चल रही है, उन्होंने भी कहा है कि 10 से 12 सीटों पर हम लड़ने वाले हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने भी दम भरा है। तो इस बार जो लग रहा है कि ये जो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो एक तरीके से एक नहीं दिखा, वो कहीं ना कहीं अब एकजुट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फिर से वही चीजें हुई और हम एक नहीं हुए तो काम गड़बड़ हो सकता है। और वो भी एक रणनीति के तहत जो है, इसीलिए एक एक करके बार बार वो जो है महाराष्ट्र आ रहे हैं और यहाँ के नेताओं से मिल रहे हैं। क्या ये कारण हो सकता है? नहीं, ये कारण कैसे होगा मनीष जी, बल्कि इससे तो डिस्टर्बेंस पैदा होगा। और डिस्टर्बेंस इसलिए पैदा होगा कि कांग्रेस तैयार नहीं है स्पेस छोड़ने के लिए। दरअसल ऐसा है, जहां जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी का संघर्ष हुआ है विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी, वहां वहां बीजेपी बेहतर परफॉर्म करती है। अब तो ट्रेंड चल पड़ा है कि कांग्रेस स्वीप ऑफ हो जाती है। मध्य प्रदेश सामने है, राजस्थान सामने है, हरियाणा का लोकसभा हालांकि इस बार 5-5 रहे, लेकिन पीछे स्वीप ऑफ होती रही है। तो ये संकट है। अब मूल जड़ का संकट ये है कि जब आपने इंडिया गठबंधन बनाया तो इंडिया गठबंधन सा एटीट्यूड होना चाहिए। ये संयोग ये है कि ये पहला मतलब लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है जो इंडिया गठबंधन का चुनाव है, और वो इसलिए कि उन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है। महाराष्ट्र और झारखंड, इन राज्यों में अपने बल पे कांग्रेस होती तो फिर यहाँ फिर से इंडिया गठबंधन काम नहीं कर रहा होता। ये सच है। इस सच पर जब हम लोग समझेंगे, बात करेंगे, तभी राजनीति का विकल्प समझ में आएगा। यहाँ वहां भी झारखंड में भी हेमंत सोरेन की जिम्मेवारी ये है कि वो अपने को रिपीट करें। इसके लिए भी उन्हें कांग्रेस से, मतलब ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस ही लुटिया डुबो दे, जैसे कि 2020 में डुबोया तेजस्वी यादव का 70 सीटें मिलने के बाद, और जो स्थिति हुई और अंत में ये हुई। महाराष्ट्र में चूंकि इंडिया गठबंधन के 3 घटक दल काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में, लेकिन प्रमुख मजबूत पार्टी नहीं है, तो वो इंडिया गठबंधन की तरह फंक्शन करने के लिए मजबूर है। लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी को अकोमोडेट कितना किया जाएगा, करने की स्थिति है क्या? उससे ज्यादा अखिलेश यादव को अकोमोडेट किया जाना चाहिए था। नीतीश जी ने जब ये फॉर्मूला सामने लाया था इंडिया गठबंधन का, तो अकोमोडेशन से आगे का फॉर्मूला था, वो मुद्दों का भी फॉर्मूला। हर चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस के मजबूत गढ़ में ही चुनाव क्यों नहीं हो रहा, इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हरियाणा में अखिलेश यादव यदि सक्रिय होते तो गुड़गांव से लेके ऐलनाबाद का जो इलाका है, जो यादवों का इलाका है, वहां भी केवल यादव के नेता नहीं हो सकते। अब होता है, देखिए उद्धव ठाकरे भी हरियाणा में आते ना तो माहौल बनता, जबकि उनका कोई 5 वोट नहीं मिलेगा हरियाणा में बहुत उस तरह से। तो इंडिया गठबंधन ने इंडिया गठबंधन की तरह एक्ट किया ही नहीं। महाराष्ट्र झारखंड में मजबूर है, क्योंकि वहां कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस मजबूत होता है, दिक्कत होती। तो जो आपका मूल सवाल है कि इनके वहां जाने से मजबूती आएगी क्या? नहीं, इनके जाने से दिक्कतें पैदा होंगी। मजबूती तब आएगी जब आगे बढ़ के शरद पवार या थोराट साहब या पटोले साहब, इन सब में से लोग कुछ 1-2 सीट पे उन्हें एडजस्ट करेंगे। 10-11 सीटें तो बहुत होती हैं। आम आदमी पार्टी की कुछ जिद होगी।
अभी तो आप जब बीबीए को अपने साथ नहीं ला पा रहे हैं तो बाहर के लोगों को लाना कितना आसान नहीं हो। तो मेरा कहना है इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन की तरह एक्ट करना सीखना होगा, तैयार होना होगा मन से उसके लिए। मनीष जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़ गया। राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी प्रतिक्रिया हम चाह रहे थे। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू करिए सर जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है महाराष्ट्र में, आपने पूछा, सबसे पहले तो आपने कहा कि अंतर कलह से कैसे निपटेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस में कोई बहुत बड़ी अंतर कलह नहीं है। ठीक है, अपने अपने नेताओं के अपने एक नजरिया होता है, कुछ सुझाव होते हैं, उसको हम अंतर कलह का नाम दे देते हैं। बाकी अल्टीमेटली सब कुछ ठीक है। और रही बात महाविकास महायुति की, तो महायुति में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो एक दूसरे का चेहरा भी देखने नहीं पसंद करते हैं। शिंदे सेना के नेता कह रहे हैं कि मैं तो राष्ट्रवादी के नेताओं को देखता हूं तो मुझे उल्टी आती है, वॉमिट होती है। ये उनके स्टेटमेंट है बाकायदा। तो ये तो अंतर कलह से बहुत कुछ ज्यादा है। रही बात हमारे गठबंधन की, तो देखिए लास्ट मोमेंट तक हर पार्टी कोशिश करती है कि मैक्सिमम सीटें प्राप्त करे, और ये लोकसभा के चुनाव के वक्त भी हुआ। कुछ सीटों पे आके अंतिम मोमेंट तक मामला अटका रहा, और एक सीट तो ऐसी रही विशाल पाटिल की कि जहाँ पे कई समझौते हुए और अलग तरीके से वो सीट लड़ी गई, आपको पता है वो, और नतीजा कांग्रेस के पक्ष में रहा। तो ये चीजें तो देखिए अंतिम मोमेंट तक होती रहेगी, लेकिन गठबंधन पे कोई आंच नहीं आएगी। गठबंधन ऐसे ही चलेगा, पूरी मजबूती से लड़ेगा। हाँ, कांग्रेस की क्या तैयारी है, जरूरी हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। आप हरियाणा की भी बात करेंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई 0 पॉइंट समथिंग वोट डिफरेंस रहा, और अगर गिनती की जाए तो कुछ चंद हजारों में वो डिफरेंस रहा, और हम अल्टीमेटली वो चुनाव हारे हारे ही कहा जाएगा क्योंकि सत्ता नहीं बनी। बाकी कुछ एक गलतियां हमारी रह जाती है, जैसे कि हमारे बीएलएज है, हमारे बूथ लेवल के एजेंट हैं, हमारे कार्यकर्ता है, कई बार हम चीज़ों को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। हमें शुरू से हम जो चुनाव प्रक्रिया, जो एक पैटर्न से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हम उसी पैटर्न से लड़ लेते हैं। बाकी हमें अब समझना होगा कि हमारे सामने सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पे या अमित शाह के तौर पे सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं है, बल्कि उन व्यक्ति की आड़ में पीछे कई जो चुनावी मशीनरी है वो भी हमारे खिलाफ है। जो अधिकारी वर्ग है उन्हें भी हमारे खिलाफ काम करना होता है, चाहे दबाव में ही क्यों ना। तो हमें एक बहुत बड़े एक जो कहते हैं हम रावण के जो 10 सिर होते हैं, तो ये छोटे छोटे 10 सिर है जो हमें उनसे भी लड़ना होता है। हम बीएलए के तौर पे, बूथ एजेंट के तौर पे कई बार लाइटली लेते हैं। इस बार हमने सोचा है, हमारे बीएलए क्या होता है, हमारे बूथ लेवल एजेंट भी क्या होता है, 7 बजे के आसपास चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, हम पहुंचते हैं 6:30 पौने 7 के आसपास। उससे पहले बहुत कुछ चीजें हो गई होती है। मशीन, आजकल चुनावी मशीन में जो झोल होता है, गड़बड़ी होती है। अभी हमने सभी हमारे लोगों को कहा है कि 7 बजे जो चुनाव शुरू होता है आपका, 7 बजे के बाद, उससे पहले हम सब 5 बजे वहां पहुंचेंगे। 5 बजे ही हमारे बीएलओ जो बूथ लेवल एजेंट है वो सारे पहुंच जाएंगे। जो मॉक ड्रिल होती है, जो मॉक पोलिंग होता है, मॉक पोलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हमारे 70% लोग, तो मॉक पोलिंग में भी हमें पार्टिसिपेट करना होगा। मशीन में कितने वोट हम डालते हैं वही वोट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या, उसी की पर्ची आ रही है क्या, ये मॉक पोलिंग में हमें देखना होगा। उसके बाद भी चुनावी प्रोसेस के अंत होने के बाद जब लास्ट होता है तभी भी हमारे कुछ लोग चले जाते थे, क्योंकि एक बहुत लाइट रवैया हमने अपनाया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमें लास्ट तक बैठना है, और काउंटिंग में भी हमें लास्ट तक बैठना है, जब तक कि हमारा पूरा निर्णय अंतिम निकाल ना आ जाए। ये कुछ चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम एक दानव रूपी चीज से लड़ रहे हैं जो हमारे खिलाफ है। सब कुछ हमारे खिलाफ है, हमारे फेवर में क्या है कहिए। लोग हमारे फेवर में है, लेकिन लोगों का जो मानस है वही बदल दिया जाता है मशीन के द्वारा। हमारे फेवर में है क्या, न फाइनेंस हमारे फेवर में है, न ईडी हमारे फेवर में है, न सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, कुछ भी। तो हम तो हर चीज से लड़ रहे हैं। तो चीजें मुश्किल है, चीजें मुश्किल होती है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। जनता हमारे साथ है, हम उनके साथ मिलकर ये चुनाव पार लगाएंगे। हरियाणा की जो गलती हुई है उसे नहीं दोहराया दिया जाएगा, और महाराष्ट्र की जनता वैसे भी त्रस्त हो चुकी है, हरियाणा में भी त्रस्त थी, लेकिन हम चूके, हम ये मान्य करते हैं कहीं ना कहीं हम चूके हैं वहां पर। महाराष्ट्र में भी जैसा अभी मानवों ने बताया कि कानून व्यवस्था है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे अभी जो कृषि अधिकारी बन चुके हो, 15-15, 16-16 महीनों से उनके पास नौकरियां नहीं है।
ये लाडली बहन के नाम पे आप कितना भी पतन करेंगे तो लोग तो समझते हैं ना, लाड़की बहन के नाम पे 1500 रुपया दे देंगे, दूसरी तरफ से आप हमारे जो खर्चा है, जो महंगाई है, उस तरीके से हमारे हजारों रुपए छीन लेंगे। तो वो लोग समझते हैं कि दिखावा कुछ और किया जाता है और असल धरातल पर कुछ और चीजें होती है। आज कानूनी व्यवस्था देख लीजिए, इस महाराष्ट्र में लगातार 9 दिन में 9 बच्चियों का बलात्कार हुआ है। और जहां बदलापुर वाली घटना में तो क्या कार्रवाई हुई मुझे बताइए। जो स्कूल थी, वो स्कूल के प्रबंधन जो थे वो सारे के सारे भाजपा ही समर्थित लोग थे। तो क्या कार्रवाई हुई? उन पे कोई कार्रवाई नहीं है अब तक। बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं और ये भारत ऐसा हो रहा है अभी हमारे इन लोगों की बदौलत कि कई लोग तो अब बलात्कार जैसी घटनाओं में हिंदू और मुस्लिम ढूंढने लग गए हैं। तो ऐसा भारत तो हमने कभी इससे पहले देखा नहीं था। जो महाराष्ट्र के लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ का बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, वो दूसरे स्टेट में चला गया। हम किसी दूसरे स्टेट के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, तो महाराष्ट्र की हिमायत करेंगे। आज टाटा एयरबस का 22,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे राज्य में चला जाता है। वेदांता फॉक्सकॉन का जो प्रोजेक्ट है 1.5 लाख करोड़ के आसपास दूसरे राज्य में चला जाता है। बड़ा सा ड्रग पार्क बनने वाला था, वो अगले 3 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मराठी मानुस जो है, जो महाराष्ट्र ने, वो सारी चीजें देख रहा है। लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से बाहर जा रहा है, लाखों रोजगार महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। आखिर ये मोदी सरकार को, आखिर महाराष्ट्र को इतना झुकाने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र से क्यों ये इतनी नफरत करते हैं? और क्यों ये अपने एक स्टैंप, रबर स्टैंप जो है वो सीएम बना के रखा है और पूरा महाराष्ट्र बीजेपी मॉनिटर करती है और महाराष्ट्र को मॉनिटर करके महाराष्ट्र को ही बर्बाद किया जा रहा है। आप बताइए मुझे, जो इन्वेस्टर्स लाने का जो जैसे वाइब्रेंट गुजरात होता है वैसे महाराष्ट्र में भी होता है कार्यक्रम, तो वो 2018 में हुआ था, फिर 2020 में हुआ। क्यों 4 सालों से वो प्रोजेक्ट, वो आयोजन नहीं किया गया? क्यों इन्वेस्टर नहीं चाहिए महाराष्ट्र को? शिंदे सरकार ने क्यों वो आयोजन बंद कर दिया और क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है और केंद्र की सरकार महाराष्ट्र को नीचा गिराना चाहती है। ये मेरा इल्जाम है। वो किसी भी तरह से नहीं चाहते, जो हम कहते आए हैं महाराष्ट्र इसमें नंबर 1, महाराष्ट्र उसमें नंबर 1, वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र नंबर 1 रहे। ये सारी बीजेपी की, ये एक तरह से बीजेपी की नफरत है जो महाराष्ट्र के प्रति दिखाई देती है। राकेश जी, एक चीज तो हो गई ना, लेकिन महाराष्ट्र में, जैसा अभी हम जानकार भी हमारे ये मान रहे हैं कि चुनाव तो साथ में ही होने थे, लेकिन जो समय उन्हें लेना था वो तो उन्होंने ले ही लिया। अब चाहे वो लाडली बहन योजना की 2 किस्तें, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? दांशु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है। नेटवर्क का इश्यू होगा, अभी लौटेंगे तो उनसे भी सवाल आवाज करेंगे हम लोग। मुझे शशि जी भी जुड़ गए हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे, आपके पास आऊंगा, पहले सुधांशु जी से एक सवाल ले लूं। सुधांशु जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं रणनीति पे, गलतियों पे, और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है उस पर। हमें याद है कि अभी हाल ही में जब राहुल गांधी, जब हरियाणा से सब कुछ समाप्त हो चुका था, वहां बहुत रैलियां की उन्होंने, और जितने भी संबोधन किए वो हमने सुना कि उन्होंने अपने संबोधनों में किन चीजों पर फोकस किया। जब वो महाराष्ट्र आए थे तो हमने देखा कि 3 चीजों पर खासतौर पर उन्होंने बात की। पहली बात की थी छत्रपति शिवाजी का जो स्टैचू गिरने का मामला था, उसको लेकर के उन्होंने अपनी टिप्पणी की थी, अपनी राय दी थी। दूसरा, उन्होंने हाथ में संविधान लिया था। और तीसरा, वही बात फिर से उन्होंने दोहराई, पूंजीपतियों की सरकार और हमारी सरकार जो है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए। ये 3 बात जो है खासतौर पर उन्होंने जो है वो दोहरा के कई बार उन्होंने अपने जो 8-10 मिनट का संबोधन हुआ था उसमें ये बात कही थी। तो वो कहते हैं कि अभी जब चुनाव आएंगे तो रैलियों का दौर शुरू होगा, तो पिक्चर से पहले जो वो ट्रेलर था, कहते हैं कि ट्रेलर में समझ में आ जाता है कि क्या कुछ आगे होने वाला है। तो ये 3 मुद्दे अहम उठाए थे उन्होंने जब यहाँ आए थे। तो क्या लग रहा है सुधांशु जी कि क्या ये इन मुद्दों पर राहुल गांधी अब आगे सरकार को, पीएम मोदी को घेरने वाले हैं? देखिए, जो संविधान सम्मान सम्मेलन किया जा रहा है या संविधान बचाओ, जब बीजेपी ने कहा कि भाई हम 400 क्रॉस करेंगे, तो जो दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन ने कहा कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो इनकी मंशा ये है कि संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। तो इसके रिएक्शन जो हुए थे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए और दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का। और हम सब जानते हैं महाराष्ट्र जो है बाबा साहब की भूमि है और वहीं से सारे बाबा साहब का पूरा कर्मस्थली रहा है वो। तो वहां पर ये मुद्दा तो 100% चलेगा
कि जिसको राहुल गांधी लगातार ले रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो एक तो प्रतिनिधित्व का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है, तो ये तो चलेगा और वो उसको रख भी रहे हैं। जो संविधान बचाने का सवाल है, वो सारे सवाल ऐसे महाराष्ट्र जिसको बहुत बड़े पैमाने पे जिसकी चर्चा होगी। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जानते हैं, महाराष्ट्र के आइकन हैं और सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है और महाराष्ट्र में तो खैर उनको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो मुद्दा है वो उसी तरह का है कि जैसे बीजेपी जो है कई बार बहुत सारे मुद्दों के ऊपर इमोशनल कार्ड खेलती है, तो वो इधर से भी वो कार्ड खेला जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर जब जो मैंने कहा संविधान सम्मान, वहां पर मराठा आरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और अभी जो उस आंदोलन के जो अगुवा हैं उन्होंने कुछ घोषणाएं करी हैं कल या परसों। तो ये मुद्दे भी वहां बड़े कारगर रहने वाले हैं। जो अभी जिस चीज के ऊपर जो लोगों का ध्यान जाना चाहिए, और महाराष्ट्र में क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाला मामला है उसका भी अगर सबसे ज्यादा कहीं पर कोई प्रभाव होता है तो महाराष्ट्र का, क्योंकि वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और सारा एक बहुत बड़ा व्यवसाय, आप जानते हैं इंडिया का वो एक तरह से व्यवसाय कैपिटल है महाराष्ट्र, मुंबई खास करके मुंबई कैपिटल है, तो वो सारी चर्चाएं वहां पर होनी है और उसकी मैसेजिंग भी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हो रही है तो महाराष्ट्र में हो रही है। तो अगर राहुल जी उस मुद्दे को ले रहे हैं तो वो बहुत तेजी से जा रहा है लोगों के बीच। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, जो अभी किसी साथी ने पहले कहा, मेरे ख्याल में शायद हमारे एक वरिष्ठ साथी जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं वो जो कह रहे थे, देखिए 2-3 चीजों के ऊपर तो कांग्रेस को तुरंत डिसीजन करनी पड़ेगी। ये बीजेपी से अगर हम कहें कि सीखना चाहिए तो सच में सीखना चाहिए कि भाई बिहार में लगातार नीतीश जी कम विधायकों के साथ हैं, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं और बड़े, ऐसा नहीं खाली बीजेपी स्वीकारती है, आरजेडी भी स्वीकार लेती है और इंडिया गठबंधन भी उनको स्वीकार लेती है। तो उसकी वजह है क्योंकि एक कोर वोट बैंक उनके साथ है। आज के दिन जो सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट की अगर बात है तो वो उद्धव ठाकरे साहब के साथ जुड़ा हुआ। जिस चीज की चर्चा वहां पर हो रही है कि उनके साथ चीट किया गया, उनके साथ धोखा हुआ, बीजेपी ने धोखा किया, उनकी पार्टी तोड़ी गई और एक जो बाला साहब ठाकरे का जो वहां पर सम्मान है उसको कहीं न कहीं धोखा उनके साथ एक तरह से उन्हीं के लोगों ने करा, लेकिन बीजेपी की उसकी भूमिका रही। और बाद में लगातार फिर बीजेपी ने न केवल उसको तोड़ा, बीजेपी ने एनसीपी को भी तोड़ा, वहां पर भी शरद पवार वो भी बुजुर्ग व्यक्ति है और उनके प्रति भी एक इमोशन। तो ये सारे मुद्दे अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको एक मुझे जहां तक मेरी जो राजनीतिक समझ ये कहती है, इनको उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। और दूसरी चीज की जो कंट्रोवर्सी अनावश्यक रूप से, क्योंकि देखिए हर चीज पर चुनाव आज के दिन जो पिछले 10-12 सालों में इस देश में चुनाव लड़े गए हैं, उसमें जो मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का सहारा लेकर, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का सहारा लेकर परसेप्शन के खेल को आगे बढ़ाया। बड़े पैमाने पर परसेप्शंस तैयार किए जाते हैं और फिर बीजेपी के पास अपना एक कोर संगठन काम करता है, आरएसएस, जिसके पास जमीनी आधार और पहले जितना था उसको ज्यादा उन्होंने विस्तारित भी कर लिया और बड़े सीरियसली उनके कार्यकर्ता काम करते हैं। तो जब आप परसेप्शन बना लेते हो, फिर उस परसेप्शन को जब जमीन तक पहुंचाने का मामला आता है। जो हरियाणा में हुआ ये था कि हरियाणा में परसेप्शन कांग्रेस ने बनाया, लेकिन उसको जमीन तक सही ढंग से पहुंचा नहीं पाई, तो हार गई। तो इसका मतलब क्या, परसेप्शन प्लस गठबंधन संगठन दोनों महत्वपूर्ण है और इस मायने में आप देखेंगे बीजेपी आगे रहती है। लेकिन इस जगह पर महाराष्ट्र में परसेप्शन के मामले में तो कम से कम आप दोबारा जैसे हरियाणा के लिए कह रहे थे वैसे महाराष्ट्र के लिए भी आप कह सकते हो कि परसेप्शन के मायने में अभी महाविकास आघाड़ी आगे, उनके साथ लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है और भारत की जनता वोटिंग के समय में भावुकता का बहुत बड़ा पैमाना रहता है। इसलिए सारे रिजल्ट आप देखते हैं, कई बार जो बहुत सिंसियर लोग हैं जब उसको एनालाइज करने बैठते हैं तो बहुत सा किससे रह जाते हैं कि इमोशंस जो है, मुद्दे कई बार बहुत पीछे रह जाते हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी चीजें पीछे रह जाती हैं। भावुकता जो है वो बहुत मतलब जो कुछ भावुक मुद्दे जैसे इसमें आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसके अलावा बाला साहब ठाकरे वाला घटना, उद्धव ठाकरे के साथ जो चीट हुआ और शरद पवार जी के साथ जो चीट हुआ, और ये सारे मामले जो है बड़े वहां पर अभी महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर ही स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बना भी रही है कांग्रेस। जो मैंने कहा कि भाई ये चीजें पब्लिकली नहीं आनी चाहिए। परसेप्शन की लड़ाई में आप डिफीट करते हैं जब आपके मतलब कहते हैं ना, घर का झगड़ा जब आप पब्लिक में डिस्कस करेंगे, झगड़े को पब्लिक में आने देंगे। और आपको बताऊं कि आप उस दौर में ये चीजें कर रहे हैं जब एक गोदी मीडिया का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है जो आपके छोटे से झगड़े को भी बड़े बहुत बड़ा चढ़ा कर
तो जनता कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये लोग क्या करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये दिखने लग जाए कि तीनों आपस में झगड़े कर रहे हैं, तो वो जो वोटर्स हैं इनके, उनको लगता है कि जब अभी झगड़ा कर रहे हैं तो इनको जिता दिया, सरकार बना दिया तो क्या करेंगे। और इसीलिए वो बीजेपी है और मतलब ये जो उनका उनका जो तंत्र है, वो तंत्र इस चीज को और बढ़ा चढ़ाकर, जबकि आप देखिए कि महाविकास अघाड़ी के सारे बड़े नेताओं ने लगभग बार-बार ये बात रिपीट की कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोटे तौर पे अभी जैसे रिपोर्ट भी किया गया कि 260, और मैं भी जितना देख पा रहा हूँ, जो विदर्भ में भी जो झगड़ा है वो 12 सीट के ऊपर, ऐसा नहीं पूरे विदर्भ को लेकर झगड़ा है। और वो 12 सीटें भी ऐसी सीटें हैं जहां पर उस 12 में से, जिन 12 सीटों पर झगड़ा चल रहा है विदर्भ के अंदर, उसमें से मात्र 1 सीट कांग्रेस ने जीत रखी है। बाकी 11 की 11 सीटों में 6 बीजेपी के पास है या बीजेपी अलाई के पास है, 4 निर्दलीय के पास है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में स्थिति में है। पहले नहीं जीता गया था तो अभी लोग सोच रहे हैं शायद मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। ये तीनों दलों के बीच चल रहा है। सेम महाराष्ट्र के अंदर भी 3 सीटों, सॉरी मुंबई के अंदर भी 3 सीटों की, क्योंकि वो 3 रीजन में महाराष्ट्र बटा हुआ है। तो वहां पर भी 3 सीटों के ऊपर जो झगड़े चल रहे हैं मुंबई के अंदर, उसमें भी लगभग वही स्थिति है। वो तीनों की तीनों सीटें जो है बीजेपी के या उसके अलाई के साथ। तो वो कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ये बेहतर होता कि ये लोग उसको पब्लिक में आए बिना उसको संभाल ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि संभल भी जाएगा, सारी चीजें चलती है, ये उठापटक चलती है, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एक चीज और है जो हम लोग एनालाइज तो कर रहे हैं, हम ब्लेम भी कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि जब आप लगातार चुनाव जीतते, राजनीति में एक बड़ा अजीब सा फलसफा है कि जब कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसके सारे जो उसने जो जितने मोहरे शतरंज के बिछाए होते हैं, उनको लगता, सबको लगता है कि वही मोहरे उन्होंने बहुत शानदार मोहरे बिछाए हैं जी। कोई चाणक्य हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। और जब वही मोहरे पिट जाते हैं, जैसे आप याद करिए तो 400 का नारा बीजेपी ने दिया, तो शुरू में सबको लगने लगा सारा विपक्ष धाराशायी हो गया, मीडिया ने वो घटाटोप मचाया कि सारा विपक्ष और आम जनता जो है वो एकदम निराशा की स्थिति में। और वही 400 को जब पलट दिया गया तो चाणक्य महोदय जी लोग फेल हो गए। तो राजनीति अभी क्या है कि कांग्रेस और मतलब ने अभी तुरंत जो चुनाव हारा है, तो उसकी भी शायद एक हड़बड़ाहट सी दिखाई पड़ रही है, और इस वजह से शायद ये चीजें जो है, ये झगड़े भी दिख रहे हैं। तो ये सब अगर अच्छे से संभाल लें ये लोग, तो मुझे लगता है कि परिणाम पॉजिटिव होंगे इंडिया गठबंधन। जी, शशि सोनावने जी हमारे साथ हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभी आप जुड़े। शशि जी, अभी आप लगातार देख रहे होंगे, लगातार बहुत मीटिंग्स चल रही हैं, सुबह ही शुरू होती हैं और देर रात तक मीटिंग्स चलती ही रहती हैं। कल भी हमने देखा कि महायुति हो चाहे एमबीए हो, लगातार मीटिंग्स चल रही थी। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि जो भी अभी हम चर्चा कर रहे थे, सुना होगा आपने, क्या लगता है अब यहाँ से, क्योंकि सब कुछ तो अभी तक जो कुछ भी सेट किया गया वो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने हिसाब से सेट कर रही है। चुनाव थोड़ा सा डिले हुए, उसके बाद फिर 2-3 जो किस्तें हैं वो लाडली बहन योजना की पहुंचा दी गई लोगों तक, ताकि कुछ फायदा मिल सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो एमवीए भी ये बात कह रहा है और जानकार भी ये बात मान रहे हैं कि ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर करेंगी। कैसा क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में जब ये सारी चीजें सुन रहे हैं? चुनाव घोषणा होने के बाद औपचारिक रूप से जो उठापटक भागदौड़ होनी चाहिए, जो नौटंकी दिखनी चाहिए, जो दिखाना चाहिए, जो छुपाना चाहिए, वो सारा चक्कर चल रहा है। क्योंकि ये सारे बैठकों का दौर इनका बहुत पहले हो चुका है। कुछ सीटें, कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिसको इंसान चलती रहती है कि दोनों गठबंधन दूसरे को देख रहे हैं, तो इसलिए किसकी लिस्ट पहले आती है उस हिसाब से सामने वाले की लिस्ट आएगी। तो महाविकास आघाड़ी के भीतर का मुझे जो दिख रहा था वो ये था कि भाई महायुति के खासकर भाजपा के भीतर से किस प्रकार के नाम सामने आते हैं, उसकी रिएक्शन में सारी चीजें ठीक है। तो अब बात ये है कि बीजेपी ने अपनी सीट घोषित कर दी, उसमें से एक बात आ गई सामने की अभी परिवारवाद ये मुद्दा इलेक्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि परिवारवाद की सारी सीटें जो है वो भाजपा ने अभी घोषित कर दी है। दूसरी जो है, अमित शाह ने कुछ दिन पहले जो साम दाम दंड भेद वाली बात कही थी, तो वो एग्जीक्यूट होते हुए हमको लगातार दिख रहा है। उसमें से भेद वाली बात तो हम लोग 2.5-3 साल से तो देख ही रहे, जैसे पार्टियों को तोड़ देना, पार्टी को कब्जा करना, ठीक है ना। दंड वाली बात देखिए माध्यम से अब दाम भी दिखने लगा है। 5 करोड़ रुपया तो मिल गया है ना, और 5 करोड़ रुपया जिनका मिला है वो हमारे सांगोला के जो विधायक है उनके करीबी और उनके आसपास के लोगों का है। अभी तक इलेक्शन कमीशन पिक्चर में नहीं आ रही, ये पैसा पकड़ा गया।
अभी जहाँ तक मेरी अभी जानकारी है, अगर मैं गलत तो दुरुस्त कर दीजिएगा, FIR फटा ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आ रहा है। तो पुणे के आसपास में से अगर इतनी बड़ी रकम पकड़ी जाती है तो इलेक्शन चुनाव आयोग उस पर चुप बैठता है, तो ये ज्यादा अच्छे लक्षण नहीं है। इसका दूसरा मतलब ये होता है लोगों का परसेप्शन बनाने में या चुनाव में जनमत को अपने तरफ खींचने के लिए जो राजनीतिक पहलकदमी करनी पड़ती है, उसमें महायुति काफी पीछे हट चुकी है। लाडली बहन योजना के माध्यम से उनको एक एडवांटेज है, ऐसा हम लोग सब मान के चलते थे। वो पैसा गया, तब तक उसका प्रभाव दिखा, जरूर दिखा, लेकिन साथ ही साथ महिला सुरक्षा वाला जो मुद्दा है वो एकदम अहम बन चुका। और जगह जगह पे जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हमने देखे, उससे ये सारा मामला लगभग न्यूट्रलाइज कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के भी अगर ये पैसा खा लेते हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात महाराष्ट्र के लिए और कुछ हो नहीं सकती। तो ये भावनात्मक मुद्दा जो है ये इस चुनाव में ज्यादा बढ़ चढ़कर आएगा। चुनाव, किसी भी चुनाव में लोग हमको राजनीतिक दल जो भी कहे में आना रहता है ना। तो संविधान बचाना है या महाराष्ट्र का भला करना है, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन सत्ता में भी तो आना है। तो सत्ता समीकरण बिठाने के समय हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर किसको सामने लाना है, किसको बिठाना है, ये कवायद जो है वो महाविकास आघाड़ी नजर आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि जो धार्मिक पोलराइजेशन के स्तर पर और लाडली बहन योजना जैसी योजना को लाकर और बूथ लेवल पर साम दाम दंड भेद की मैनेजमेंट करके चुनाव को अपने जेब में लाने की जो कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, माफिया से लेकर सबको इस्तेमाल को अभी छेद आ रहा है, मतलब उसको अभी काउंटर भी आ रहा है। और उस काउंटर में अभी दिख रहा है कि महाराष्ट्र के भीतर का जो जातीय समीकरण है वो ज्यादा ऑपरेट हो रहा है, और इस हद तक ऑपरेट हो रहा है कि अभी इलाकेवार कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पर वो ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। ऑपरेट होंगे इस झमेले में शरद पवार जैसे कद्दावर नेता है जो जाति के समीकरण को ठीक ठाक समझते हैं, और उनकी जो सूची आना शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो गई है, तो उसमें आप देखेंगे कि कास्ट बैलेंस और कास्ट कॉन्ट्रडिक्शन दोनों को ठीक से वो प्ले करेंगे। महाराष्ट्र का ये चुनाव छत्रपति शिवाजी महाराज और वो तमाम मुद्दों पर आएगा, मराठी अस्मिता के स्तर पर आएगा, और मैनेजमेंट के स्तर पर, कास्ट कॉम्बिनेशन के स्तर पर वो आ चुका है। निगेटिव फैक्टर महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र हित के लिए वो है धन का यंत्रणा का गैर-उपयोग, माफिया का अभी दखल। मतलब अब लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग महाराष्ट्र का चुनाव तय करने लगेंगे, कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण होने जा रही है। तो ये सारी चिंता के विषय मराठी जन के भीतर खास करके ये आ चुका है। मैं जाते जाते इतना कहूंगा कि मराठी इंटेलेक्चुअल जो तबका है महाराष्ट्र के भीतर का, इनको इस बात को लेकर बहुत जरा भी संदेह नहीं रहा है कि भाजपा जैसी शक्तियां, आरएसएस जैसी शक्तियों प्रोग्रेसिव होने की उस पहचान को तोड़ने का काम कहीं ना सारे मुद्दे यहाँ पैनल पर तो चर्चा हुए, आर्थिक से लेकर तमाम। जी 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 बिल्कुल 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 सर, मैं एक सवाल संजीव जी से लेना चाहूंगा। सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही। हमने देखा कि कई सारी जो 99 लिस्ट आई है, जो पीएम मोदी हो चाहे अमित शाह हो, लगातार राहुल गांधी पर ये बात कहते रहते हैं, परिवारवाद की बात करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं। इनकी जो 99 लोगों की लिस्ट आई है उसमें भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो किसी के बेटे को दिया गया है, किसी नेता की पत्नी को टिकट दिया गया है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए हैं। तो ये फिर दोहरा मापदंड जो एक तरीके से जब दिखाया जाता है तो ये क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? और इस तरीके से खुलेआम, क्योंकि आप खुद ही पहले निशाना बनाते हैं परिवारवाद की बात करके और फिर खुद ही उसका एग्जाम्पल सेट करते हैं टिकट दे करके। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, इकबाल साहब से पूछ रहे हैं? मुझसे? जी संजीव सर, आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, इसके बाद मैं इकबाल सर के पास ही आऊंगा। जी 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 जी। नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल ये जो भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाती है उसको लगाने का न तो कोई अधिकार है, और एक खास किस्म से कंफ्यूजन और राहुल गांधी को टारगेट करने का एक इरादा भर होता है उसमें। अदरवाइज चाहे वो कांग्रेस फैमिली के परिवार हो, यानी कहने का मतलब है कांग्रेस में जो पहले से नेता थे
उनके यहाँ से आप लेकर आते हैं, उनके बेटों को टिकट देते हैं, पोतों तक को टिकट देते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ जो तो इसके साथ संकट है इस पार्टी के साथ कि इसका जन्म हुआ है 80 में। इसके पहली पीढ़ी के नेता अभी भी बहुत सारे राजनीति कर रहे हैं। उसके पीछे से कुछ लोग आते, हालांकि जनसंघ का अपना मसला है, वो अलग बात है। उसके पीछे उनके परिवार की जो दूसरी तीसरी पीढ़ी आई है, बहुत सारे ऐसे नेता, जैसे राजनाथ सिंह का बेटा आपके यहाँ पंकज सिंह। अब चूंकि आपने अचानक से सवाल किया, मुझे 99 वो देख करके उस पर बात करनी चाहिए थी, इसलिए इकबाल साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे कि वो कौन कौन से घरानों से उत्तर प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के परिवारवाद का जो प्रसंग है वो भारतीय राजनीति में एक बेईमान प्रसंग है। जब से उठाया जा रहा है मुझे लगता है तब से ही ये बेईमान प्रसंग है। और कई बार तो छोटी पार्टियों के लिए मेरा अपना मानना है कि परिवारों का होना बेहद जरूरी भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि लालू प्रसाद जी का परिवार का यदि वर्चस्व खत्म हो जाए तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। एक पार्टी खत्म होने वाली है बिहार में, 4-5 सालों के अंदर वो खत्म हो जाएगी नीतीश जी के जाते ही, जदयू। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप पार्टी में परिवार का अपना एक दायरा आगे बढ़ता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स भी हैं। तो कुल मिलाकर के एक बेईमान सवाल है। दौर था लोहिया के दौर में जब उठा तो अलग बात है, लेकिन पूरे परिवारों की टोली बीजेपी में भरी बैठी है। एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहता बीच में ही, वो जब पुरोहित जी ने कहा था, और वो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है, उसको ही सॉल्व कर लेंगे तो महाराष्ट्र निकल जाएगा उनके पक्ष में, वो है बूथ लेवल। वो जो बीएलएस की बात कर रहे थे ना, कहीं कहीं तो गायब है। थोड़ा बेहतर है सर। अब विदर्भ तो बहुत बेहतर है। मैं तो विदर्भ में रहा हूँ 12-14 साल। हमारे एक तरह से मैं थोड़ा पत्रकार भी था, थोड़ा पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट भी था, तो मैं जानता समझता हूँ। लेकिन इनकी एक बिहार, यूपी, दूसरे अन्य राज्यों, हरियाणा में भी, हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं और चप्पे चप्पे को जानते, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने तमाम बातों के बीच में, विकास नारायण राय का एक पोस्ट था कि इनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं इनके पास। बिहार में एक कार्यकर्ता दर्द बताया कि बीजेपी के, बाजप्ता अमाउंट में बताया कि बीजेपी के एक बूथ पे 3,500 प्रति व्यक्ति पैसा मिलता है। अपना वाला मुश्किल से 1,500-2 हजार दे पाता है। उस पैसे का अर्थ होता है, वो पैसा उतना एक मैनेजमेंट होता है, खाना पीना, ये करना लाना। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है। तो ये है, महाराष्ट्र में यदि कर लेते तो बेहतर है। और पार्टी स्ट्रक्चर में तो पूरे देश में सबसे पहले यही करने की जरूरत है कि आपके पास लोग हों, आपके पास कार्यकर्ता हों। ये बेहद जरूरी। मनीष जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल संजीव सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात का। इकबाल सर, आपसे मैं चाहूंगा कि आखिरी सवाल आपसे लूं कि जो बार बार चुनाव होते हैं और फिर उस पर जानकार अपनी राय देते हैं, एग्जिट पोल्स आते हैं, सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि ईवीएम का मामला उठता है, बूथ लेवल की बात उठती है, जैसा अभी संजीव जी ने कहा। तो इस बार महाराष्ट्र में, क्योंकि सभी लोग, जानकार भी ये कह रहे हैं कि बाकी स्टेट के मुकाबले महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं तो अपोजिशन के पास एक ऐसा नेता है जो आज के समय में सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा दावपेच खेलने में माहिर है, वो है शरद पवार। तो ये सारी बातें क्या शरद पवार नहीं समझ रहे होंगे? अगर समझ रहे हैं तो क्या वो अपने सहयोगी दलों को इसका सोल्यूशन या राय नहीं दे रहे होंगे? क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो इससे तो वो भी वाकिफ होंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम का सवाल नहीं आता है, जहां हारती है वहीं ईवीएम का सवाल खड़ा करती है। देखिए, हर चीज की एक कहीं ना कहीं, अगर एक्सपर्ट्स आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी के ही जानकारों के पास है और आपके पास नहीं है, तो फिर वो तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सारी चीजें ईवीएम, देखिए, अगर मैं आगे जाके मानता हूं कि हो सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ हो, तो ईवीएम के अंदर एक 10% 15% की जो गड़बड़ है वो हो सकती है। अगर 55% वोटिंग का अगर अनुमान हर बार माना जाता है, उसकी जगह 65%, 70% अगर क्राउड निकल गया तो ईवीएम मशीन सारी फेल हो जाती है। कई बार हमने भी ये डेमो करके देखा है, लोगों ने हमको बताया है कि ईवीएम के अंदर आप डालते ए को हो और पहुंचता है बी को। इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर मैनेजमेंट सही रिश्ते किया जाए, जिस तरीके से इस बार महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का चुनाव हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां बीजेपी की दिल्ली हाईकमान जो है वो ये मान रही है कि हरियाणा के बाद हमें मुंबई, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है,
उसे कैप्चर करना है, जिसको लेकर के अलग अलग एक रणनीति बनाई जा रही है, जिसी को लेकर के उनके जो अपने सहयोगी दल है उनको भी उनका कद छोटा करने के लिए वो लगातार प्रयास करेगी और आने वाले दिनों के अंदर अपना मुख्यमंत्री रखेगी। तो ये बात जो है चुनाव के अंदर आप देखिएगा, मुंबई के अंदर पैसा जो है वो बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। उसकी वजह ये है कि अगर लोकसभा इलेक्शंस की भी अगर हम बात करें तो खास करके जो थाना और अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से पैसा चला है, इस बार विधानसभा में भी उस लेवल का पैसा चलेगा, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये जो है, इसके अंदर विदर्भ और मराठवाड़ा, यानी कि यहाँ 62 और 46, विदर्भ के अंदर तकरीबन 62 सीट्स है और यहाँ कुछ 46 सीट्स है मराठवाड़ा के अंदर। कुल 108 सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही मुंबई के अंदर जो 36 सीट है उसका भी एक अलग से इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां हर बीजेपी लीडर ये कोशिश करेगा कि आरएसएस का जो गढ़ है वो नागपुर यानी महाराष्ट्र है, तो उनकी जीत और उनका कब्जा यहाँ बरकरार रहे। इन चीजों को लेकर ग्राउंड लेवल से अब उन्होंने मेहनत शुरू कर दी। तो कांग्रेस के पास इस तरह की टीम जो है वो बहुत हद तक नाराज है। लेकिन अगर इस ग्राउंड लेवल की टीम की बात करें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास शाखा के रूप में एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है। शरद पवार के पास एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है ग्राउंड लेवल पे, जो कार्यकर्ता घर घर घूम करके इन सारी ही चीजों का जो काट है वो निकाल सकती है। जो आज अगर कांग्रेस के पास की टीम की बात करें तो नीचे का जो ग्राउंड लेवल जो उनका तबका है वो सीनियर लीडर से नाराज है, और आज भी इतना होने के बाद भी जो सीनियर लीडर है वो हवा के अंदर है। राहुल गांधी की मेहनत जो है वो लगातार रंग लाई है, और रंग लाने के बाद में आज महाराष्ट्र में इतनी सीटें बढ़ी है। जिस तरीके से इस बार भी सीट शेयरिंग की जहां बात थी तो आला कमान ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि गठबंधन को लेकर कहीं भी विवाद नहीं होना चाहिए, सीट्स की 19-20 के अंदर हम चर्चा कर लेंगे। यही एक कारण है जिसके चलते आज सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो किसी तरीके से सफल होता हुआ हमको नजर आ रहा है। और अगर इसी तरीके से कांग्रेस के आला कमान ने फिर एक बार अपने लीडर्स पर अंकुश लगाया और सही रिश्ते अगर इसको काम किया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी जीत इनके सामने है। जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, अगर मैं पिछले महीने की बात करूं सितंबर की, तो वो ये बता रही थी कि 75 टू 80% जो है महाविकास आघाड़ी की जीत वो घोषित कर रही थी। अब मैं आज की अगर बात करूं तो वो 50-50 पे है। उनका कहना है कि अगर सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है और उसके बाद सीट देने के अंदर जो जिन लोगों को सीट दिया जाए, अगर वहां पर चीजें बेहतर होगी तो इनकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। बीजेपी के लिए भी बहुत चुनौती है मराठा मुद्दा जो है, मराठा आंदोलन का। अगर आप बात करें 99 लोगों की, जो 99 लोगों की सीट्स विदर्भ में दी गई है, जिसके अंदर कुछ मेरे ख्याल से 10 से 12 मराठा नाम जो है उन्होंने सामने से दिया है। अगर उसी के सामने मराठा लॉबी को अगर उतारा जाता है तो मराठा आंदोलन के अंदर काफी लोग जो है वो बीजेपी और सेना से नाराज है, एकनाथ शिंदे की सेना से। अगर जो उम्मीदवार है वहां भी मराठी लॉबी का या बेहतर उतारा गया तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर वहां वो टक्कर देने में सफल होते हैं और ग्राउंड लेवल पे वो सही से काम करते हैं तो महाराष्ट्र में इनके कब्जे को हटाना मुश्किल और नामुमकिन होगा। क्योंकि लोगों का जो इमोशंस है वो जुड़ा हुआ है, खास करके बाला साहब ठाकरे की फैमिली के साथ, के ठाकरे साहब की जो कुर्बानी थी उसके साथ धोखा हुआ है। शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े सीनियर लीडर है, उनके घर में फूट डाली गई, तो इन सभी चीजों को लेकर के एक बहुत बड़ी नाराजगी मराठी मानुस में भी है। साथ ही हमने जिस तरीके से देखा, जो सर्वे आ रहा है कि मुस्लिम समाज जो कि बाला साहब ठाकरे के टाइम पे एक वक्त शिवसेना के खिलाफ हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने काम किया, जिस अकलमंदी से और सूझबूझ से काम किया, उसको लेकर के मुस्लिम समाज जुड़ा है। हालांकि पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया, मुस्लिम समाज कुछ हद तक नाराज जरूर रहा उद्धव ठाकरे से, लेकिन किसी तरीके से उसने मैनेज करने की कोशिश की है। आज मुस्लिम समाज के पास भी दो चॉइस है, या वो बीजेपी को वोट दे या तो महाविकास आघाड़ी को। तो इससे साफ एक चीज समझ में आती है कि इनके पास जो है 12% से 15% का जो वोटर्स है वो लगभग पूरी तरीके से यहाँ घूमेगा। ये एक जीत का कारण है। मराठी मानुस की अगर लोकसभा के अंदर हम बात करें तो कुछ जगहों पर ही शायद उम्मीदवार को लेकर के ये मार खा गए, वरना मराठी मानुस पूरी तरीके से बाहर निकला था शिवसेना उद्धव ठाकरे के फेवर के अंदर। इसी तरीके से इस बार सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास आघाड़ी के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो,
अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के उम्मीदवार अगर सही घोषित करते हैं तो मुझे लगता है कि जो तबका टूट करके एकनाथ शिंदे के अंदर गया है, उस तबके के अंदर भी आपको इलेक्शन से पहले पता लगेगा कि काफी लोग बड़ी मात्रा में फिर एक बार लौट करके आ रहे हैं, चाहे उन्हें सीट मिले या न मिले। अब जिस तरीके से मुंबई के अंदर भी अगर हम बात करें तो बीजेपी ने कुछ सीट दी है जहां बीजेपी के लोग नाराज है, वो भी शिवसेना को फायदा दे रही है। यहाँ कांग्रेस के अंदर या इस तरह की दुश्मनी या नाराजगी है, वैसे हर पार्टी में एक नाराजगी है, लेकिन बीजेपी को लेकर के अभी बहुत बड़ी नाराजगी लोगों में इसलिए होगी क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो गुस्सा निकलेगा वो ये होगा कि सीनियर लीडर, चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे की फैमिली के अंदर टूट हुई हो, इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग जो है वो खुल करके वोटिंग के लिए आएंगे, जिसका फायदा इनको मिलेगा। राज ठाकरे अलग हुए थे, उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उस वक्त खुद बाला साहब ठाकरे जिंदा थे। लेकिन अब बाला साहब के जाने के बाद में जिस तरीके से बहुत अकलमंदी से और समझदारी से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कदम उठाया, जिस तरीके से कोरोना काल निकाला, जिस तरीके से लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उन सारी ही चीजों को देखते हुए जनता जो है वो चाह रही है कि किसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर ये है जो मुख्यमंत्री वो खुद उद्धव बाला साहब ठाकरे बने। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कांग्रेस बड़ा दिल करती है और सामने से ही ये घोषित कर देती है तो ये जो इनकी आपसी लड़ाई है, इनके बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, वो सारे ही लोग एक साथ होकर के इस चीज में जुट जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी किसी तरीके से महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़े लेवल पे जीत हो। अब सिर्फ आला कमान तीनों पार्टी की किस तरीके से बैठकर अकलमंदी से ये काम करती है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी हालांकि यहाँ इस वक्त फडणवीस हो, नितिन गडकरी हो, ये महाराष्ट्र के दो बड़े चेहरे हैं जो सेंट्रल और स्टेट के अंदर है, उनकी भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। साथ ही साथ आरएसएस का जो गढ़ है वो महाराष्ट्र नागपुर है, वो सब भी एक तरीके से इज्जत दांव पे लगी हुई है। तो हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये जीत जो है उनके फेवर में आ जाए, लेकिन हालात ऐसे लग नहीं रहे क्योंकि जिस तरीके से महंगाई दिख रही है, जिस तरीके से लोगों की परेशानी है, भले ही सरकार ने 1500 और इन सारी चीजों को देने की घोषणा की हो, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जो खजाना यहाँ से खाली हुआ है, तकरीबन 8.5 लाख करोड़ जो है वो अब हम उनको लेकर के परेशान है और 1.5 लाख रुपया और राज्य सरकार इलेक्शन से तक उठाने के लिए तैयार है, यानी कि 10 लाख का जो कर्ज होगा वो आने वाली सरकार को ही देना होगा। तो इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए भी एक बहुत बड़ी चुनौतियां दोनों ही पार्टीज को है, चाहे वो बीजेपी की सरकार बने चाहे सेना उद्धव की बने, तो ये भी एक चुनौतियां होगी। अब देखना यह है कि किस अकलमंदी से इन सारे ही लोगों को कार्यकर्ता को सेट करते हैं और उसके बाद में आगे रणनीति बनाई जाती है। मनीष जी बिल्कुल बिल्कुल, समय की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, वरना चर्चा को जरूर आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकाल के हमारे शो में आए। तो दोस्तों जिस तरीके से हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जाते जाते आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं कि आज बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग शरद पवार से हुई है मुंबई में, और उसके बाद कुछ नेता जो हैं वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं, और शाम को तकरीबन 4-4:30 बजे के आसपास एक बड़ी मीटिंग जो है वो एनडीए गठबंधन महाविकास आघाड़ी की शुरू हुई है। और बताया जा रहा है कि ये जो सांता क्रूज में एक बड़े होटल में ये मीटिंग हुई है, बांद्रा के पास एरिया पड़ता है सांता क्रूज, और वहां पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए तमाम जो नेता हैं वो वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो किसी भी वक्त सीट शेयरिंग को लेके फाइनल अनाउंसमेंट एमवीए की तरफ से की जा सकती है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट मैं जाते जाते इस शो में आपको देकर के जा रहा हूं, किसी भी वक्त सीट शेयरिंग पे फाइनल अनाउंसमेंट आ सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़े खबर पर, किसी बड़े मुद्दे पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।